हाय एवरीवन, आई एम योर आदित्य सर। थैंक यू अगेन वेरी मच फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। एक बार फिर स्वागत है आपका उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। डी फार्म सेकंड ईयर का एक सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। जी हाँ, आज इसके हम सिलेबस के बारे में बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे, पाठ्यक्रम के बारे में डिस्कस करेंगे कि आगे इस सिलेबस में आखिर पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, हालांकि डी फार्म सेकंड ईयर में टोटल 6 सब्जेक्ट है। कौन कौन से? फार्माकोलॉजी, फार्मेकोथेरेपेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट और आपका फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। लेकिन जो उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन मतलब यूपी बीटीई से अपना डी फार्मा कर रहे हैं, उन्हें एक सब्जेक्ट और पढ़ना पड़ता है जिसका नाम है इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। कोई बात नहीं, आइए चलिए इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं कि आखिर इस सिलेबस में हमें पढ़ना क्या क्या है और अच्छे तरीके से सारी चीजें समझते हैं। ओके, चलिए। तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के अगर पाठ्यक्रम सिलेबस के बारे में डिस्कस करें तो इसका पहला जो चैप्टर है उसमें हम क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन, परिचय। किसका? इन्वायरमेंटल एजुकेशन। आखिर क्या है नेचर, क्या चीज है, क्या है ये पर्यावरण। ठीक है, ये पर्यावरण वातावरण आखिर क्या होता है। डिजास्टर मैनेजमेंट, जो आपदा होती है उसको कैसे मैनेज किया जाए। कैसी आपदा? अभी हाल ही में कोविड-19, किसी कोई भी ऐसा होगा जो भूला होगा। ठीक है, सभी को याद होंगे। भूकंप आ जाना 2015 का नेपाल वाला भूकंप सभी को याद होगा। तो जो आपदा आती है उसके लिए गवर्नमेंट क्या क्या रूल लेके आए हैं, कैसे इसे कंट्रोल किया जाए, कैसे इससे बचा जाए, और इन्वायरमेंटल के बारे में बहुत बेसिक चीजें हमें इस सिलेबस में पढ़ना है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर फर्स्ट में पहले तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन और डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे। इकोलॉजी क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। इकोसिस्टम के बारे में देखेंगे। ठीक है, इकोलॉजी क्या होता है? आपको पता है कि हमारे इन्वायरमेंट में मतलब लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों चीज होती हैं। लिविंग थिंग जैसे हम लोग हो गए, जानवर हो गए, पक्षी हो गए मतलब बर्ड्स वगैरह, ये सब लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग थिंग क्या हो गए? जो आपके हवा हो गए मतलब कि एयर हो गए, सॉइल मिट्टी हो गए। अब ये दोनों आपस में कैसे इंटरेक्शन के साथ रहते हैं, दोनों के आपस का क्या रोल है, इसका अध्ययन हम करते हैं इकोलॉजी में। जब आपको पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से पूरे डिटेल्स में बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझा देंगे। ठीक है, इस बार जो बीटीई यूपी 2025 का पेपर था, इन्वायरमेंटल एजुकेशन का पूरा पेपर आपको मतलब बता दिया गया था क्या क्या आने वाला है। ठीक है, जो मेरा वन शॉट का वीडियो था, अगर आप देखे होंगे या जो बच्चे देखे होंगे किए हैं उन्हें पता है सारे क्वेश्चंस यही से आए थे जो पढ़ाए थे। तो इस बार भी यही प्लान है और अच्छे तरीके से और इजी लैंग्वेज में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इकोलॉजी, इकोसिस्टम पढ़ना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, रिसोर्सेज, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। देखने में बस सुनने में टफ लग रहा है ना, जब पढ़ेंगे तो बहुत आसान लगेगा सारी चीजें। ग्लोबल वार्मिंग, सब चीजें कहीं ना कहीं आप नेचर में देखते आ रहे हैं, महसूस करते आ रहे हैं। बस थोड़ा सा एक बार उसको अध्ययन करना है, पढ़ना है, जिससे आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव पता नहीं कितनी बार सुनते आए हैं, हमें मतलब पता भी है, बहुत लोग को आता भी है, लेकिन एक बार फिर पढ़ लेंगे तो आपकी पढ़ाई बूस्ट हो जाएगी। तो क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट? एसिड रेन, अम्लीय वर्षा। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन बिल्डिंग। तो ये सारी चीजें हमको चैप्टर नंबर 1 में पढ़ना है। बहुत छोटा सा चैप्टर है, आराम से इसको पढ़ के हम लोग चैप्टर नंबर 1 क्लियर कर लेंगे। ठीक है, पास कर लेंगे। चैप्टर नंबर 2 की अगर बात करें तो चैप्टर नंबर 2 आपका है एयर पॉल्यूशन मतलब वायु प्रदूषण। ठीक है, पहला तो आपका इंट्रोडक्शन हो गया, बेसिक इकोलॉजी, इकोसिस्टम, बेसिक आपके ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ओके, चैप्टर नंबर 2 है वायु प्रदूषण। अब बताइए वायु प्रदूषण के बारे में किसको नहीं पता है? आपको भी पता होगा, बस थोड़ा सा एक बार सरसरी निगाह से जब पढ़ाएंगे देख लीजिएगा, सब चीज आपको याद हो जाएगा। क्या स्रोत है, मतलब वायु प्रदूषण आखिर आता कहां से है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है ह्यूमन हेल्थ पे, मतलब हम लोग के हेल्थ पे, स्वास्थ्य पे वायु प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, प्लांट पे, एनिमल्स पे, ठीक है, पौधों पे, जानवरों पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है, और इसको कंट्रोल करने के मेथड क्या है, कैसे नियंत्रण किया जाए वायु प्रदूषण को, यही बेसिक चीजें पढ़ना है। इंट्रोडक्शन टू एयर पॉल्यूशन एंड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1981। ठीक है, गवर्नमेंट द्वारा कुछ अधिनियम बनाए गए जैसे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1981 या फिर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है, इन्वायरमेंटल को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ अधिनियम बनाए गए गवर्नमेंट द्वारा, उसका कुछ रूल, कुछ अधिनियम, कुछ नियम हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। फंक्शन ऑफ स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। अब ये सारी चीजें सब गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए अधिनियम है, रूल्स हैं। ये जब हम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको बताएंगे, बेसिक है, बहुत आराम से याद हो जाएगा और इजी लैंग्वेज में बताएंगे। ठीक है, थर्ड आपका चैप्टर है, देखिए टोटल आपके कितने चैप्टर हैं। अगर हम इसके टोटल चैप्टर की बात करें
टोटल कितने चैप्टर हैं? टोटल चैप्टर की बात करें आपके इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब ईईडीएम में, तो टोटल आपके 7 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 7 चैप्टर हैं। बस 7 चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, आराम से पास हो जाएंगे आप, इसमें कोई बहुत टफ नहीं है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन पार्ट था। चैप्टर नंबर 2 आपका एयर पॉल्यूशन वायु प्रदूषण है। चैप्टर नंबर 3 आपका वाटर पॉल्यूशन मतलब जल प्रदूषण है। वही चीज पढ़ना है कि जल में क्या क्या ऐसे इंप्योरिटीज मतलब अशुद्धियां मिल जाती हैं जिससे प्रदूषण हो जाता है, इसका कारण क्या होता है, जल प्रदूषण का, वाटर पॉल्यूशन का क्या कारण होता है, सोर्सेस मतलब कहां से ये वाटर पॉल्यूशन आते हैं, हम लोग के ह्यूमन हेल्थ पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिजॉल्व O2 BOD COD इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जाम में आते हैं। ऑक्सीजन हो गया, BOD क्या होता है, बीओडी क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, ये सब चीजें बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन को कैसे हम रोकथाम लगाएं, कैसे इसको रोके, जाहिर सी बात है अब सभी को पता है जिस तरह से गंदगी वगैरह फेंका जाता है पानी में, ठीक है, नदी में, तालाबों में, अगर उसको रोका जाए तो जाहिर सी बात है वाटर पॉल्यूशन रुक जाएगा। फैक्ट्री वगैरह से केमिकल्स वगैरह के जो भी उसको साफ किया जाता है तो सब नदी में जाते हैं, ठीक है, केमिकल्स वगैरह, तो अगर उसको सब नहीं रोकेंगे तो वाटर पॉल्यूशन जाहिर सी बात है होगा। तो उसको रोकने के लिए क्या क्या स्टेप अपनाना है, सब चीज हमको पढ़ना है यहाँ वाटर पॉल्यूशन में। इंट्रोडक्शन टू वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ भी एक अधिनियम लाया गया था कि वाटर पॉल्यूशन को कैसे नियंत्रण किया जाए, कैसे रोकथाम लगाया जाए, इसके कुछ अधिनियम है, कुछ नियम है, उसको पढ़ना है। तो है ना आसान, बिल्कुल बहुत आसान है, जिसको हम इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चैप्टर नंबर 4 आपका है सॉइल पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन पढ़े, वाटर पॉल्यूशन पढ़ेंगे, उसके बाद सॉइल पॉल्यूशन मतलब मिट्टी प्रदूषण। ये मिट्टी प्रदूषण कैसे होता है? आपको पता है कि हमारे मिट्टी में बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो हमारे अनाज के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। तो सोर्सेस ऑफ सॉइल पॉल्यूशन क्या क्या ऐसे होते हैं जो सॉइल पॉल्यूशन हो जाता है, हमारी मिट्टी क्या होता है, प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट कितने प्रकार के होते हैं? सॉलिड वेस्ट क्या होता है? आप देखे होंगे घरों में से जो कोई ठोस चीजें हो गई, जैसे अगर बात करें कि कोई बोतल हो गया, कोई ठोस जो हम लोग पानी पीते हैं बोतल हो गया, उसको हम लोग जाके कहीं फेंक दिए तो वो सॉलिड वेस्ट होता है। घर में कोई टेलीविजन है, टीवी है, टीवी को खा के कहीं फेंक दिए, जो डिब्बे वाली टीवी आती थी, पुराना हो गया, हम फेंक दिए कहीं पे, अब वो उसको ना बैक्टीरिया हाथ लगाएंगे ना कोई जानवर हाथ लगाएगा, वो वहां पे सड़ता रहेगा, कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंटल को क्या करेगा, हार्मफुल करेगा, वो हानिकारक बनाएगा। ठीक है, तो उसको सॉलिड वेस्ट बोलते हैं। तो इसको कैसे इसका निपटान किया जाए, कैसे इसे हटाया जाए, वही सब पढ़ना है। हाउस होल्ड, हॉस्पिटल, फ्रॉम एग्रीकल्चर, बायोमेडिकल, एनिमल वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट, सेडिमेंट्स एंड ई वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, मतलब जितने भी घर में वेस्ट होते हैं, ठीक है, वही सब एग्रीकल्चर हो गया, बायोमेडिकल में जो सिरिंज वगैरह होता है, एनिमल्स की वजह से जो वेस्ट होते हैं, ठीक है, और कुछ ह्यूमन के वेस्ट होते हैं, तो उनको जो वेस्ट को कैसे इसको कंट्रोल किया जाए, कौन कौन से वेस्ट होते हैं, इसी सब के बारे में बेसिक पढ़ना है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट, अब जो सॉलिड वेस्ट होते हैं इसका प्रभाव क्या पड़ता है, ये पढ़ना है। डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इसको कैसे डिस्पोजल किया जाए, मतलब इसको कैसे हटाया जाए, कैसे निपटान किया जाए, ठीक है, सॉलिड वेस्ट का, इसके बारे में पढ़ना है। तो बहुत इजी चैप्टर है, बहुत आसानी से आपका ये भी हो जाएगा। चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 5 आपका क्या है, नॉइज पॉल्यूशन, पूरा पॉल्यूशन से ही भरा है, मतलब एयर पॉल्यूशन देख लिए, वाटर पॉल्यूशन देख लिए, उसके बाद आपका सॉइल पॉल्यूशन देख लिए, अब नॉइज पॉल्यूशन मतलब ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, सोर्सेस ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। अब ध्वनि प्रदूषण कैसे होता है? अभी आपके बगल में बर्थडे मनाया जा रहा है, बढ़िया भोजपुरी में डीजे डांस बज रहा है, क्या है, नॉइज पॉल्यूशन ही तो है। ठीक है, पार्टी में देख रहे हैं पूरा गाना बज रहा है, डीजे चल रहा है एकदम से, वो क्या है, नॉइज पॉल्यूशन है। ठीक है, तो यूनिट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन कैसे होता है उसको बताना है। ठीक है, उसके क्या यूनिट है, क्या प्रभाव पड़ता है, कि हमारे हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ता है। आपको पता है कि जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उनके लिए कितना ज्यादा हार्मफुल होता है ये नॉइज पॉल्यूशन। ठीक है, ये जरूर हम पढ़ेंगे यहाँ पे नॉइज पॉल्यूशन के चैप्टर में। एक्सेप्टेबल नॉइज लेवल, एक लेवल होता है नॉइज को एक्सेप्ट करने का, वो कितना होता है उसको देखेंगे। डिफरेंट मेथड ऑफ मिनिमाइज नॉइज पॉल्यूशन, कौन कौन से वो डिफरेंट तरीके के मेथड हैं कि जहाँ पे हम ध्वनि प्रदूषण को क्या करें, कम कर सकें। मिनिमाइज मतलब इसको कम कर सकें, इसको देखना है ना आसान, बिल्कुल आसान है, आराम से पढ़ लिया जाएगा। चैप्टर नंबर 6 आपका है डिजास्टर काजेस एंड हजार्ड्स। ठीक है, अब देखिए डिजास्टर मतलब होता है आपदा, डिजास्टर मतलब होता है आपदा। अब वहां पे चैप्टर नंबर 5 तक आपका क्या था, पॉल्यूशन था। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 है डिजास्टर मतलब आपदा के कारण क्या है, और उसके हजार्डस मतलब उसके डेंजरस मतलब खतरा क्या है।
आपदा के क्या कारण है, उससे क्या होने वाले क्या खतरे हैं उसको देख रहे हैं। तो इसको इंट्रोडक्शन देखेंगे। कुछ नेचुरल डिजास्टर होते हैं, प्राकृतिक आपदा, जैसे भूकंप आ जाना, सुनामी आ जाना, बाढ़ आ जाना, ये सब क्या है, नेचुरल डिजास्टर हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल डिजास्टर, इसके क्लासिफिकेशन को बहुत अच्छे से देखेंगे, वर्गीकरण करेंगे कि कितने टाइप के ये नेचुरल डिजास्टर होते हैं, प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। जैसे आपके भूकंप, अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया, बाढ़ हो गया, फ्लूड मतलब बाढ़ होना हो गया, ड्रॉट मतलब सूखा पड़ गया, ठीक है, लैंडस्लाइड, चट्टाने वगैरह सड़क के मतलब सड़क पे आ जाती हैं, देखे होंगे। थंडर स्ट्रोम हो गया, लाइटनिंग हो गया, बिजली चमकना हो गया, आधी तूफान हो गया, थंडर स्ट्रोम, यही सब के बारे में तो पढ़ना है। बस आप इसके लैंग्वेज को समझ गए तो बहुत आसान है, जिसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 है डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर को मैनेज कैसे किया जाए, ठीक है। डिजास्टर तो आप पढ़ लिए, उसको मैनेज कैसे किया जाए, तो गवर्नमेंट कुछ यहाँ पे रूल्स बनाए हैं, कुछ अधिनियम है, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, डिजास्टर को, आपदा को मैनेज करते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही है डिजास्टर मैनेजमेंट। बाकी ये आपके क्या है, योकोहामा स्ट्रेटजी, ये सब पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन पहले देखते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। प्रिपरेशन, प्रिपेयर्डनेस और रिस्पांस इन इंडिया क्या क्या है, जैसे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए गाइडलाइंस, एनडीएमए का कुछ गाइडलाइंस है, उसको देखेंगे क्या है। नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट 2009, कुछ नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट है गवर्नमेंट द्वारा, उसको देखेंगे क्या है, ठीक है। कुछ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट अधिनियम बनाए गए हैं 2005 में, ये देखेंगे क्या है। आप देखेंगे एनडीआरएफ की टीम आती है, कोई डूबता रहता है तो एनडीआरएफ की टीम होती है, एसडीआरएफ जिसको नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स बोलते हैं, एसडीआरएफ या डीडीआरएफ नेशनल हो गया, स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, या आपदा मित्र, कुछ आपदा मित्र गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया था जो कि हेल्प करते हैं आपदा के समय। तो ये सब चीजें हमको पढ़ना है डिजास्टर मैनेजमेंट में। और जो इस बार हम पढ़ाए थे, जो पेपर था बेटी यूपी का 2025 का, उसमें केस स्टडी पूछ दिया गया था, ठीक है। केस स्टडी हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए थे, हम कहे थे कि इस बार क्वेश्चन आएगा और आया भी था। सबसे लास्ट क्वेश्चन केस स्टडी पे था, ठीक है। और केस स्टडी हम पढ़ाए थे क्या, अर्थक्वेक पढ़ाए थे, भूकंप, ठीक है। भूकंप के बारे में, जो नेपाल में भूकंप आया था उसके बारे में बताए थे, उसकी केस स्टडी किए थे, अध्ययन की कैसे क्या था, ठीक है, कितने लोग कैसे मरे थे, कैसे भूकंप आया था, क्या था उसके बारे में, ठीक है, उससे हमें कैसे बचाव किया जाए, वही सब चीजें पढ़ाए थे और पेपर में आया भी था, जो कि सारे क्वेश्चन मिल गए थे। तो केस स्टडी इस बार भी पढ़ेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट एफर्ट्स कैसे आपदा से मैनेज किया जाए, कोविड-19 जो पैंडेमिक था, ठीक है, कोविड-19 जो पैंडेमिक था उसको देखेंगे, आज की भूकंप को देखेंगे, फायर फाइटिंग, कहीं आग लग जाए, तूफान आ जाए, बिजली चमक रहा है, बहुत ज्यादा गिर जाए, तो इससे कैसे बचा जाए, इस आपदा को कैसे मैनेज किया जाए, यही सब कहीं ना कहीं हमें चैप्टर नंबर 7 में पढ़ना है और यही लास्ट चैप्टर है, ठीक है। तो बहुत छोटा, हम कहेंगे कि बहुत इजी है। अब इसको आप पढ़ते कैसे हैं, अगर टफ बना के पढ़ेंगे तो टफ रहेगा। हमारे हिसाब से एक आराम से हफ्ते में अगर एक दिन भी पढ़ेंगे ना, सरसरी निगाहों से देख लेंगे, लेक्चर्स को, नोट्स को देख लेंगे, बहुत अच्छे से आप इसको तैयार कर लेंगे। तो बिल्कुल इसकी क्लासेस 1 तारीख से स्टार्ट होने वाली हैं, जिसमें हम पढ़ाने वाले हैं इन्वायरमेंटल एजुकेशन डिजास्टर मैनेजमेंट। पहला, अगर आप देखेंगे शेड्यूल, सबसे पहला आपका जो सिलेबस में एग्जाम होना था किसी सब्जेक्ट का, तो वो सब्जेक्ट आपका यही था, ठीक है। तो इसको आप पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, बहुत प्रेशर नहीं लेना है, ओके। तो इसकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है डी फार्म सेकंड ईयर की 1 अगस्त से। जी हाँ, 1 अगस्त, बहुत टाइम नहीं बचा है, 1 अगस्त से इसकी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। बायोकेमिस्ट्री और आपका इन्वायरमेंटल एजुकेशन डिजास्टर मैनेजमेंट हम पढ़ाने वाले हैं, जो कि प्रोसेस यही रहेगा कि जिस तरह से पिछले साल का रिजल्ट था पूरा का पूरा आया था, इस साल भी वही एनर्जी के साथ आपको पढ़ाने वाले हैं। तो आप आइए कोर्सेस में, 1 तारीख से क्लास चलने वाली है। कोर्सेस प्राइस है 1509 रुपये, लेकिन फिलहाल ऑफर चल रहा है। ऑफर में जाएंगे, कूपन कोड अप्लाई करेंगे, न्यू बैच के नाम से 20% डिस्काउंट हो जाएगा, आपको ये 1199 रुपये का पड़ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको बाय कर सकते हैं। 1 तारीख को मिलते हैं, क्लास में बेहतरीन तरीके से सीखेंगे, ठीक है। कैसे ज्वाइन करना है, उदित फार्मेसी का ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, लॉगिन कर लीजिए नंबर से, बस। उसके बाद क्या था, लॉगिन करने के बाद, जीमेल से लॉगिन करने के बाद कोर्सेस में जाके बैच को परचेज कर लीजिए, ठीक है। तो सिंपल है, स्टेप है, आराम से कर सकते हैं। यही था आपका इन्वायरमेंटल एजुकेशन डिजास्टर मैनेजमेंट। उम्मीद है समझ में आया होगा। बाकी और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, डेली अपडेट आपको चाहिए, क्या क्या चीजें हो रही है उदित फार्मेसी पे, तो उदित फार्मेसी का इंस्टा आईडी है, इसको फॉलो कर सकते हैं उदित फार्मेसी के नाम से। बहुत सारी चीजें अपडेट आपको यहाँ भी मिल जाएंगी। और हमारा भी एक इंस्टा आईडी है aditya.official, इसको भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे अपडेट्स आपको यहाँ भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। कोई डाउट्स हो तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं। हाँ, तुरंत रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन हाँ, टाइम जैसे होता है रिप्लाई जरूर करते हैं, ओके। तो बाकी थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़िए, अच्छे तरीके से आप सेकंड ईयर की जर्नी स्टार्ट करिए।
करिए, हम आपके साथ हैं, बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें पढ़ाएंगे और आप इसमें भी बहुत अच्छा करेंगे सेकेंड ईयर में। ओके, तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में।